हेलो बच्चों, पूनम भारद्वाज के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत का सार, जिसके लेखक हैं श्री राहुल सांकृत्यायन। ल्हासा की ओर क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है। साहित्य की विधाओं में से एक है जिसमें यात्रा का वर्णन किया जाता है। इसमें राहुल सांकृत्यायन ने सन 1929 से 30 में के बीच में नेपाल से तिब्बत के दुर्गम रास्तों का, जो बड़े मुश्किल रास्ते थे, उन रास्तों का रोमांचक वर्णन किया है। नेपाल तिब्बत मार्ग नेपाल से तिब्बत आने जाने वाले मुख्य मार्ग हैं। फरी कलिंपोंग का रास्ता खुलने से पहले भारत का व्यापार भी इसी मार्ग से होता था। यह सैनिक मार्ग भी था। आज भी इस पर अनेक चौकियां तथा किले बने हुए हैं। कभी यहाँ पर चीनी सेना रहती थी। आज कई फौजी मकान गिर चुके हैं और कुछ में किसानों ने डेरा जमाया हुआ है। ये तो था उस मार्ग का महत्व। अब तिब्बत का सामाजिक जीवन कैसा था? तिब्बत के जीवन में अनेक आराम तथा कुछ कठिनाइयाँ भी हैं। यहाँ जात पात और छुआछूत नहीं है। औरतें पर्दा नहीं करती, जो पर्दा हमारे यहाँ किया जाता है। हमारे इलाके में घूंघट की प्रथा वो नहीं करती। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर अन्य कोई अपरिचित व्यक्ति भी घर के भीतर तक जा सकता है, जो बिल्कुल ही ऐसे लगते हैं कि हाँ, ये भिखमंगे भी देखे जाते हैं, निम्न श्रेणी के थे। तो उनको छोड़कर, भिखारियों को छोड़कर कोई भी अन्य अपरिचित व्यक्ति, अपरिचित अनजान व्यक्ति भी घर के भीतर तक जा सकता है। उसके कहने पर घर की सास या बहू उसके लिए चाय बना लाती है। वहाँ चाय मक्खन और सोडा नमक मिलाकर और चौंगी में कूटकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में परोसी जाती है, जिस पर एक नल सा लगा रहता है। तो चाय वहाँ पर परोस दी जाती है। वो आप अपने घर से भी लेकर जा सकते हैं और उन्हें दे सकते हैं, या वह भी बना देती हैं। आप खुद भी वहाँ पर बना सकते हो। ठहरने की व्यवस्था। लेखक जब परित्यक्त चीनी किले से चला तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। लेखक ने अपनी और अपने साथी, कौन था उसका साथी? सुमति, दोनों की चिट्ठियाँ उसे दे दी। जैसे पासपोर्ट होता है उसी तरह से राहदारी कुछ पेपर बनवाने पड़ते हैं, तो वो वहाँ पर मांगे गए तो उन्होंने उन्हें दे दिया। सुमति की जान पहचान के कारण उसे थोंगला के आखिरी गांव में ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। इस जगह पर थोंगला के आखिरी गांव में जान पहचान किसकी थी? सुमति की थी। वो मंगोल था। पिछली बार जब वे घोड़ों पर सवार होकर वहाँ आए थे तो उन्हें एक गरीब झोपड़े में ठहरना पड़ा था। इस बार वे किस वेश में आए हैं? भिखमंगों के वेश में यात्रा पर आए थे। डांडा थोंगला का जंगल। डांडे तिब्बत के खतरनाक स्थल हैं। वे 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं। बड़ी खतरनाक जगह है। पहाड़ क्योंकि बड़े ऊंचाई पर होते हैं और उसके साइड में क्या होती हैं? गहरी गहरी घाटियाँ। इसलिए उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं है। नदियों के मोड़ों और पहाड़ों के कारण यहाँ आदमी दिखाई ही नहीं देते। ये डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। वो आराम से यहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ सरकार पुलिस पर कोई खर्च भी नहीं करती, इसलिए यहाँ खून आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि डाकुओं को छिपने की जगह मिल जाती है और कोई बेचारा वहाँ से जा रहा है तो वहाँ पर खून भी आसानी से कर दिया जाता है। तो डाकू करते क्या हैं? पहले तो आदमी को मार डालते हैं, फिर उसका माल लूटते हैं। यही कारण है कि वहाँ के लोग लाठी की जगह बंदूक और पिस्तौल लिए फिरते हैं, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ता है। लेखक और सुमति भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें डाकुओं से कोई खतरा नहीं है। वे जहाँ भी खतरनाक स्थिति देखते हैं टोपी उतारकर भीख मांगने लगते हैं। कुची कुची
दया दया कहकर वो भीख मांगते हैं और वो चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि डाकू जैसे लोग भी उन्हें क्या समझते हैं कि ये भिखारी हैं। अगले दिन उन्हें 16-17 मील ऊंचाई चढ़कर लंकोर पहुंचना था, इसलिए उन्होंने घोड़े कर लिए। दोपहर के समय वे डांडे पर पहुँचे। 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई थी और दाईं तरफ हिमालय की हज़ारों बर्फीली चोटियाँ थीं। बीटे की तरफ पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना बर्फ़ थी और वहाँ पर ना हरियाली थी। सर्वोच्च स्थान पर, सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जिसे पत्थरों, सींगों और रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। जब कोई खुशी का मौका होता है तो रंग बिरंगी झंडियाँ वहाँ पर सजा दी जाती हैं, और किसी की मृत्यु होती है तो सफ़ेद झंडियाँ लगाई जाती हैं, और ये झंडियाँ अपने आप ही हवा पानी से अपने आप ही पुरानी हो जाती हैं। अब उतराई की बारी आई। लेखक का घोड़ा थोड़ा धीमा चल रहा था। लेखक उसे आगे चलने को कहता तो वो पिछड़ जाता। आगे 2 रास्ते जाते थे। लेखक को रास्ता नहीं पता था, और क्योंकि वो सुमति से पीछे रह गया था तो वो गलत रास्ते चल दिया। वो बाएं रास्ते पर चल पड़ा। 1.5 मील चलने के बाद पता चला कि वह रास्ता भटक गया। बेचारे ने वहाँ पूछा किसी से तो पता चला कि वो तो गलत रास्ते पर आए हैं। वह फिर से वापस आया। शाम के 4-5 बज गए। सुमति उसका इंतज़ार कर रहा था और गुस्से में था कि कहाँ रह गया था, और मंगोल तो था ही, और उसका मुँह और भी लाल हो गया। गुस्से में क्या बोला, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, कंडे जो उपले होते हैं। 3-3 बार चाय को गर्म भी किया। फिर लेखक ने उसको अपनी मजबूरी बताई तो वह शांत हो गया। फिर वो लंकोर में एक अच्छी जगह ठहरे। उन्हें चाय, सत्तू और गर्मा गर्म थुप्पा खाने को मिला। अब वे तिंगरी के विशाल मैदान में थे। उसके चारों ओर पहाड़ियाँ थीं। विशाल मैदान के भीतर भी एक पहाड़ी थी जिसका नाम है तिहरी समाधि गिरी। उसके आसपास अनेक गांव थे जिनमें सुमति के यजमान रहते थे। सुमति सब जगह जाना चाहते थे ताकि उन्हें गंडे पहुंचा सके। गंडे ताबीज वगैरह जो होते हैं, जैसे नज़र का धागा पहना जाता है, इस तरह से सुमति के वहाँ यजमान थे, वो उन्हें देकर आता था। गंडे पतली पतली चिरी बत्तियों से बनते थे। गंडे खत्म हो जाने पर वे और कपड़ों से नए गंडे बना लेते थे। तो लेखक ने सुमति को दूर दूर के गांव में ना जाने के लिए राजी कर लिया और उसे कहा कि जितने पैसे तुम्हें वहाँ मिलने हैं मैं तुम्हें उतने यहाँ दे दूँगा। अगले दिन लेखक और सुमति सुबह 10-11 बजे चले। धूप बहुत कड़ी थी। दिन में 2 बजे धूप के कारण ही माथा जल रहा था। धूप इतनी तेज़ थी कि जिस तरफ धूप है उधर माथा जल रहा था और पीछे का कंधा बर्फ़ सा ठंडा होता था। दोनों ने धूप से बचने के लिए सिर पर मोटा कपड़ा करना पड़ता था। अब आ जाती है बात शेकर विहार की। तिब्बत की ज़मीन छोटे बड़े जागीरों में बटी है, जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का काफ़ी हिस्सा मठों के हाथ में आता है। हर जागीरदार बेगार मज़दूरों से खेती कराता है। खेती का प्रबंध करने के लिए कोई भिक्षुक आता है जिसे राजा के समान आदर मिलता है और उसे नमसे कहा जाता है। लेखक और सुमति शेकर विहार पहुँचे। उसका मुखिया भिक्षु नमसे भद्र पुरुष था। यद्यपि लेखक का वेश भिखमंगों सा था, फिर भी वे उनसे बड़े प्रेम से मिले। यहाँ एक बौद्ध मंदिर था जिसे कंजूर क्या है? बुद्ध वचन का अनुवाद। उसकी 103 हस्तलिखित पोथियाँ रखी हुई थी। वहीं लेखक ने आसन जमाया। पोथियाँ मोटे मोटे अक्षरों में लिखित थी। एक एक पोथी का वजन था 15-15 सेर। लेखक उन पुस्तकों में रम गया, उनमें लीन हो गया, क्योंकि वो लेखक था, पढ़ने का उसे शौक़ था। और सुमति ने यजमानों के पास जाने के बारे में सोचा। लेखक ने उसे अनुमति दे दी। कैसे दे दी? क्योंकि वो तो किताबों में डूबा हुआ था, उसे ध्यान ही नहीं रहा, और उसने सुमति को चुपचाप से अनुमति दे दी। और इससे उसे एक फ़ायदा और होता, वो आसानी से किताबें पढ़ सकता था।
अगले दिन वे भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल दिए। तो बच्चों, ये तो था ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत पाठ का सार। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए और मेरे वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखिए। थैंक यू बच्चों।